नमस्कार, द नवीन पुरोहित शो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित और आज हमारे साथ चर्चा करने के लिए मौजूद हैं छत्तीसगढ़ प्रदेश के चर्चित भारतीय जनता पार्टी के नेता, पूर्व ब्यूरोक्रेट ओपी चौधरी जी। चौधरी जी, आपका IND24 में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद नवीन जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चौधरी जी, देश में भारतीय जनता पार्टी की जो चौधराहट है जो उपस्थिति है वो बहुत सशक्त है, लेकिन कर्नाटक के जो नतीजे आए हैं कहीं थोड़ा बहुत तो धक्का लगा है, क्या कहेंगे? देखिए, आप पिछले चुनावों को देखें, पिछले विशेष करके 9 सालों में मोदी जी के आने के बाद जो स्टेट की इलेक्शंस हों या सेंट्रल इलेक्शंस हों, उसमें हिस्टोरिकल सक्सेस मिली है भारतीय जनता पार्टी को। हम सेंट्रल में बात करें तो 3 दशकों बाद लगातार पूर्ण बहुमत की सरकारें 2 बार, या स्टेट में हम देखें तो लगातार बीजेपी का विजय पताका आगे बढ़ता ही गया है। और बीच बीच में लोकतंत्र है और इस तरह की स्थितियां कई बार बनती हैं, तो उसको हम स्वीकार करते हैं, उसको हम मंथन करते हैं, उसका तार्किक विश्लेषण करते हैं और फिर से पार्टी चल पड़ती है। तो भारतीय जनता पार्टी राष्ट्र निर्माण, समाज निर्माण के अपने मूल ध्येय के लिए, सत्ता तो साधन मात्र है, साध्य तो राष्ट्र को आगे बढ़ाना है, उस ध्येय के लिए लगातार चलती रहती है और 365 दिन साल के हम काम करते रहते हैं। तो निश्चित रूप से इसमें भी जो परिणाम आए हैं उसका पार्टी तार्किक विश्लेषण करेगी, हम अपना आत्मावलोकन करेंगे और फिर से आगे बढ़ेंगे। जी, कांग्रेस इन नतीजों को जो है वो एक तरह से जो आगामी चुनाव में उनका फोरकास्ट मान रही है कि देखिए अब कर्नाटक से जो हुआ है अब वो सिलसिला चल पड़ेगा। अब छत्तीसगढ़ के इलेक्शन हैं, मध्य प्रदेश के हैं, राजस्थान के हैं, तो आपको क्या लगता है कि ये जो शुरुआत है कांग्रेस को जो जीत का स्वाद बहुत दिनों बाद मिला है, तो कितने दिन बरकरार रख पाएगी भारतीय जनता पार्टी के समक्ष? देखिए, कांग्रेस को अगर ऐसी लग रहा है तो फील करते रहें, फील गुड में ही वो अपने आगे बढ़ते रहें। हम निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी हर चुनाव को एक अलग चुनाव मानकर लड़ती है और पिछले विशेष करके 9 सालों का आप आंकड़ा देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी किस तरह से, किस सक्सेस रेट से आगे बढ़ रही है उसको आप बहुत अच्छी तरह से महसूस कर रहे हैं। ठीक है, एक एक्सीडेंटल हो गया है, लेकिन निश्चित रूप से आने वाले चुनाव में, चाहे वो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान वाले चुनाव हो, तेलंगाना वाले चुनाव हो या आने वाला राष्ट्रीय चुनाव हो 2024 का, उसमें भारतीय जनता पार्टी पूर्ण विजय की ओर फिर से आगे बढ़ेगी। जिस प्रकार से एक आरोप लगाया जाता है आपके ऊपर कि आप राष्ट्र निर्माण की बात करते हैं, राष्ट्र के गौरव और सम्मान की बात करते हैं, लेकिन देश में कहीं ना कहीं सांप्रदायिकता को बढ़ावा देते हैं। और राहुल गांधी जी ने अभी एक यात्रा निकाली थी, भारत जोड़ो यात्रा। कहीं उन्हें महसूस हो रहा होगा कि भारत कहीं टूट रहा है, तो उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा भी निकाली। और आपके ऊपर ये वो बड़ा गंभीर आरोप लगाती है कांग्रेस कि आप जो है हारमोनी, जो नेशनल हारमोनी, उसको डैमेज कर रहे हैं। देखिए, मैं गांधी परिवार के पूरे ख़ानदान का एक उदाहरण देता हूँ। हम सबसे पहले नेहरू जी के समय की बात करते हैं। 1956 में उन्होंने हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम लाया। हिंदू समाज की महिलाओं के लिए बहुत ही अच्छा बिल था और उससे हिंदू समाज की महिलाओं को उनके पिता पे की संपत्ति पर अधिकार, कई तरह के अच्छे उससे फ़ायदे हुए। लेकिन नेहरू जी 1956 के हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के साथ मुस्लिम महिलाओं के लिए हिम्मत नहीं कर पाए तुष्टीकरण के कारण। 1966 का मैं इंदिरा जी के समय का उदाहरण देता हूँ कि गौ हत्या पर प्रतिबंध लगाने के लिए कानून बनाने की मांग कर रहे थे साधु, और साधु संसद के सामने ये मांग कर रहे थे और उन पर फायरिंग करा दी इंदिरा जी ने। ये दूसरी पीढ़ी का उदाहरण हुआ। तीसरी पीढ़ी का उदाहरण देता हूँ राजीव जी के समय का, 1986 का। सबको पता है कि एक शाहबानू महिला, एक बहन मुस्लिम समाज की, तलाक 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 बोल के तलाक कर दी जाती है और उसको जीवन यापन के लिए कोई निर्वाह भत्ता कुछ नहीं मिलता है मुस्लिम पर्सनल लॉ के हिसाब से। वो लड़ते 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 सुप्रीम कोर्ट तक जाती है और जीतती है। लेकिन उस समय मुस्लिम कट्टरपंथियों की सोच के साथ राजीव गांधी जी शाहबानू प्रकरण में आए हुए माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलट देते हैं और उसे निर्वाह भत्ते से, जीवन निर्वाह के भत्ते से वंचित करते हैं मुस्लिम समाज की एक बहन को तुष्टीकरण के लिए। चौथी पीढ़ी सोनिया जी, या उसी पीढ़ी के एक अगले प्रमुख नेता सोनिया जी पे आता हूँ मैं। एक रिमोट से उन्होंने सत्ता चलाई,
मनमोहन सिंह जी की। और मनमोहन सिंह जी कहते हैं कि इस देश के संसाधनों पर पहला अधिकार अल्पसंख्यकों का, विशेषकर मुसलमानों का है। तो मैं सभी जनरेशन का उदाहरण दिया आपको, नेहरू जी का, इंदिरा जी का, राजीव जी का, सोनिया जी के समय का। ये तुष्टीकरण की राजनीति कांग्रेस हमेशा करती आई है। तेलंगाना में इनका मैनिफेस्टो जारी हुआ था, उसमें कहते हैं कि केवल मुस्लिमों के लिए एक अस्पताल की कल्पना करते हैं। ये मतलब एक ऐसे अस्पताल की कल्पना कांग्रेस कर सकती है जिसके बाहर अगर एक मुसलमान पेशेंट है और एक हिंदू पेशेंट है तो मुसलमान पेशेंट को भर्ती करेंगे, हिंदू पेशेंट को ही तड़पता छोड़ सकते हैं। मस्जिदों पर बिजली बिल के माफ़ करने की बात कांग्रेस के घोषणा पत्र में तेलंगाना में की गई थी। तो इस तरह के तुष्टीकरण की बोर्ड, जो अल्पसंख्यक हैं उनको वोट बैंक समझने की राजनीति कांग्रेस लंबे समय से करती आई है और उसी कारण से सारी दिक्कतें इस देश में हुई हैं। देश का विभाजन जिनके समय में हुआ, जो वो भारत जोड़ो की बात करते हैं तो ये पचता नहीं है। और मूल रूप से मैं ये कहना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी जस्टिस टू ऑल एंड अपीजमेंट टू नन, न्याय सभी के साथ और तुष्टीकरण किसी के साथ नहीं, इस सिद्धांत पर काम करती है और पूरे भारत को एक करते हुए एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना के साथ भारतीय जनता पार्टी ही आगे बढ़ती है। राहुल जी कहते हैं कि नफरत के दौर में वो मोहब्बत की दुकान खोली है उन्होंने, एक ऐसा बहुत चला उनके दौर में, तो वो मोहब्बत की दुकान के प्रोडक्ट सेलेबल रहेंगे देश में? देखिए, वो तो भारत जोड़ो यात्रा के समय उन्होंने ये लाइन बोली थी और मैं ये कहूँगा कि वो भारत जोड़ो नहीं, गांधी परिवार जोड़ो और गांधी परिवार बचाओ यात्रा, उसके पहले भारत बचाओ अभियान एक इन्होंने चलाया था। वो गांधी परिवार बचाओ आंदोलन था और ये जो भारत जोड़ो आंदोलन इन्होंने चलाया ये कांग्रेस जोड़ो अभियान था। कांग्रेस तो एक डूबती नाव है, एक एक करके सब कूद रहे हैं। अभी देखिए हर जगह एक फूल के दो माली हैं। यहाँ पर राजस्थान में आप देख लीजिए कि सचिन पायलट की जहाज़ अलग, राजस्थान की जहाज़ को अलग तरफ उड़ा रहे हैं, अशोक गहलोत दूसरी तरफ उड़ा रहे हैं। छत्तीसगढ़ देख लीजिए कि यहाँ पे भूपेश बघेल जी कहाँ उड़ा रहे हैं, टी.एस. सिंहदेव जी कहाँ उड़ा रहे हैं। और अब कर्नाटक में भी यही कहानी चलेगा डी.के. शिव कुमार और सीतारमैया के बीच। तो ये कांग्रेस तो डूबती नाव है, ये सत्ता के लड़ाई के लिए बस चलती रहती है। सत्ता के गोंद से थोड़ा बहुत दिन बंधे रहते हैं, फिर टूटते रहते हैं। जी, तो जैसे आपने छत्तीसगढ़ का जिक्र किया, तो छत्तीसगढ़ में तो एक नया नारा सरकार ने दिया है कि भूपेश सरकार भरोसे की सरकार, भूपेश है तो भरोसा है। तो वो इस आत्मविश्वास में है कि अगली बार कांग्रेस यहाँ रिपीट होगी। और दूसरा सबसे बड़ा वो एक प्रश्न चिन्ह और लगाते हैं कि बीजेपी में लीडरशिप का अब एक प्रॉब्लम है छत्तीसगढ़ में। भूपेश है तो भ्रष्टाचार है, मैं ये कहूँगा। भूपेश है तो भरोसा है, जो नारा लगाते हो भरोसा क्या है? 2000 करोड़ रुपए का शराब घोटाला कर दिया गया, जो ईडी ऑफिशियल प्रेस रिलीज में एक सरकारी विभाग जारी करके बोल रहा है और कोर्ट में जिसमें दस्तावेज प्रस्तुत किया गया है, ये उनका भरोसा है कि 25 रुपये प्रति टन कोयले पर वसूला गया। उस पर भूपेश बघेल जी बार बार बोलते थे कि ईडी को उनके जांच में मिला क्या, छापा मारे, मिलता क्या है, वो बताओ। 221 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी केवल कोयला घोटाला में सीज की जा चुकी है ईडी के द्वारा। जिस तरह से यूरिया में माफिया दिखता है, रेत में माफिया दिखता है, सीमेंट में माफिया दिखता है, हर जगह माफिया राज है। यही क्या भूपेश बघेल जी का भरोसा है? रोजगार और भर्ती तक को इन्होंने माफियाओं से मुक्त नहीं किया है, उस पर बल्कि माफिया घुसाते जा रहे हैं। ये इसको अगर ये भरोसा कहते हैं तो बहुत ही दुर्भाग्यजनक है। भूपेश है तो भरोसा है नहीं, भूपेश है तो भ्रष्टाचार है। और ऐसा कोई सगा नहीं जिसको कांग्रेस ने ठगा नहीं, चाहे युवा हो, चाहे महिला हो, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे कर्मचारी हो, चाहे किसान हो, चाहे मजदूर हो, सबको ठगने का काम भूपेश बघेल की कांग्रेस की सरकार ने किया है। नेतृत्व की बात कर रहे हैं कि लीडरशिप नहीं है भारतीय जनता पार्टी के पास छत्तीसगढ़ में। भारतीय जनता पार्टी के एक नहीं अनेकों नेता हैं और सब में काबिलियत है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक संगठन आधारित पार्टी है। संगठन जो व्यवस्था और अनुशासन तय करती है उसके अनुसार सब लोग काम करते हैं। और इसी तरह की बातें भारतीय जनता पार्टी पर अनेकों बार बोलते रहे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी यहाँ नेताओं से परिपूर्ण है। हमारे वरिष्ठ जन भी हैं, नए युवाओं को, नई ऊर्जाओं को ही भारतीय जनता पार्टी मौका दे रही है। और सब मिल करके ओल्ड इज गोल्ड के एक्सपीरियंस के साथ और न्यू यंग ब्लड की एनर्जी के साथ
भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही है और इस भूपेश बघेल की भ्रष्टाचारी और माफियाओं वाली सरकार को उखाड़ कर फेंकेगी। जी, जिस प्रकार से आप कह रहे हैं कि भाई संगठन जब निर्णय ले लेता है, हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा परंपरा नहीं है कि हम किसी एक व्यक्ति को प्रचारित करें। पार्टी जीतती है, उसके बाद निर्णय हो जाता है। 2018 में जो हुआ मध्य प्रदेश में तो आपने वापसी कर ली, लेकिन छत्तीसगढ़ में बहुत डिफरेंस था। तो आपको क्या लगता है कि छत्तीसगढ़ की जनता इन 5 सालों में भारतीय जनता पार्टी के जब 15 साल के कार्यकाल का और इस कार्यकाल का जब तुलनात्मक अध्ययन करेगी तो वापस से रुख भारतीय जनता पार्टी की तरफ करेगी? पुरोहित जी, आप जानते हैं अच्छी तरह से कि छत्तीसगढ़ राज्य गठन के बाद 2003 में पहला जो चुनाव हुआ उसमें छत्तीसगढ़ की जनता जनार्दन ने भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दिया, 2008 में आशीर्वाद दिया और 2013 में हैट्रिक लगातार तीसरे बार आशीर्वाद दिया। 2018 में झूठ का पुलिंदा लेकर आए, लोगों को ठगने का काम किए और कुछ हमारी तरफ से भी छोटे मोटे मिस्टेक थे। तो उन सब की परिस्थितियों के कारण से हम सत्ता से निश्चित रूप से बाहर हुए हैं। लेकिन मैं फिर से बोलना चाहता हूं कि इन 5 सालों में छत्तीसगढ़ की जनता जनार्दन ने जो भ्रष्टाचार देखा है, जो माफिया राज देखा है, जो कानून व्यवस्था की बिगड़ती हुई स्थितियों को देखा है। आज आप तहसील चले जाइए, थाना चले जाइए, जनपद ब्लॉक चले जाइए, बिजली ऑफिस चले जाइए, जिस तरह का भ्रष्टाचार जनता भुगत रही है और जिस तरह से छत्तीसगढ़ महतारी को लूट करके पैसा को गांधी परिवार को भेजा जा रहा है, हमारे छत्तीसगढ़ को गांधी परिवार का ATM बना दिया गया है, उन परिस्थितियों को जनता बहुत अच्छे तरीके से समझ रही है और कांग्रेस को निश्चित रूप से इस बार सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाएगी। देखिए सर, बहुत बारीकी से आपने चूँकि प्रशासनिक व्यवस्थाओं का बहुत बारीकी से अवलोकन किया है। आप स्वयं एक वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी रहे, भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी होकर किसी राजनीतिक दल को थामना एक बड़ा साहसिक निर्णय। तो ऐसा क्या भारतीय जनता पार्टी में आपको दिखाई दिया? इसलिए कि बहुत ही ग्रोइंग पीरियड में थी उस समय, या कुछ ऐसा विचार कि जिसने आपको बहुत ही ज़्यादा उद्वेलित किया हो, आकर्षित किया हो कि नहीं, राष्ट्र सेवा में तो इस पार्टी के साथ जाना है? देखिए, जो देश में एक बेहतर राजनीति का विकल्प देने के उद्देश्य के साथ श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने कैबिनेट मंत्री के पद को छोड़ते हुए चंद लोगों के साथ जनसंघ की स्थापना की थी। और इस पार्टी की यात्रा एक बेहतर राजनीति देने की और राष्ट्र निर्माण के मूल ध्येय के साथ, सत्ता तो मात्र साधन है जैसा कि मैंने पहले कहा, तो उसके अनुसार चलती आई। और विशेष करके हम देखते हैं कि जब नरेंद्र मोदी जी का इरा चालू होता है तो नरेंद्र मोदी जी किस तरह से मैं अभी एक पूरा सीरीज किया था सोशल मीडिया में, आप देखेंगे, व्हाई आई रिस्पेक्ट मोदी। मैंने ऐसे ही प्रयासों को मोदी जी के उसमें सामने लाया था जो एक राजनेता राजनीतिक स्वार्थ से ऊपर उठकर उन्होंने किया, बल्कि मैं कहूँगा कि राजनीतिक जो इंटरेस्ट थे, पॉलिटिकल इंटरेस्ट थे, उनकी कीमत पर किया। किस लिए किया कि ये एक देश को डेवलपिंग से डेवलप्ड कंट्री कैसे बनाया जाए, थर्ड वर्ल्ड कंट्री को, तीसरी दुनिया के कहे जाने वाले ग्लोबल परिदृश्य में भारत को हम कैसे अग्रिम पंक्ति पर खड़ा कर सकें। उस उद्देश्य के साथ मोदी जी ने हजारों ऐसे निर्णय लिए हैं जो एक राजनेता राजनीतिक स्वार्थ की दृष्टि से उसको कभी नहीं लेता या उसके उल्टे निर्णय लेता। उस तरह के निर्णय नरेंद्र मोदी जी लगातार करते हैं। तो भारत को आज़ादी के अमृत महोत्सव भी हमने मनाया और 75 साल के बाद 100 साल के काल को मोदी जी ने अमृत काल कहा है। और इन अमृत काल के पीरियड में हम भारत को विकसित राष्ट्र की श्रेणी में कैसे खड़ा करें, उसी दृष्टिकोण से मोदी जी एक महायज्ञ कर रहे हैं। और उस महायज्ञ में मेरी भी एक आहुति हो, उसमें मैं अपनी राजनीति को, अपने समय को, अपने जीवन को धन्य मानता हूँ और उस दृष्टिकोण से भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किया। जी, आपने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की तो बहुत ही मतलब एक चर्चित चेहरे बन गए, क्योंकि सामान्यतः भारतीय प्रशासनिक सेवा का व्यक्ति रिटायरमेंट के बाद तो चलो वो सोशल कंसर्न में आते हैं, लेकिन कलेक्टर रहते हुए, और हमारे यहाँ तो उदाहरण दिया जाता है जब कोई बड़े उस पर होता है तो क्या कहीं के कलेक्टर हो, तो मतलब हमारे आम बोलचाल की भाषा में कलेक्टर होना अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। देश की सर्वोच्च, या कहूँ मैं विश्व की सर्वोच्च बौद्धिक परीक्षा को अपने एक तरुणाई में पास किया और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी का आपने चयन किया। आज भारतीय जनता पार्टी जिस विचारधारा के साथ आगे बढ़ रही है तो सवाल खड़े हो रहे हैं
सवाल ये खड़े हो रहे हैं कि आप देश का इतिहास डैमेज कर रहे हो, आप नए नए प्रतिमान गढ़ रहे हो, देश के महापुरुषों को जो है धूमिल कर रहे हो, ये आरोप आप लोगों के ऊपर है। देखिए, ये काम देश के इतिहास को विक्षिप्त करने का काम, विकृत करने का काम विशेष रूप से अंग्रेज़ों के समय में हुआ और उसको कांग्रेस कहीं ना कहीं उसको साथ लेकर चलती रही। तो उन चीज़ों को अगर बेहतर किया जाता है, इस देश को सांप सपेरों के देश के रूप में अंग्रेज़ों ने और कहीं ना कहीं कांग्रेस ने स्थापित करने का पाप किया है। ये देश जबकि कितने मजबूत, एक इकोनॉमी की ही मैं बात करूं, पहली सदी से लेकर 15वीं सदी तक 1500 सालों तक लगातार हम दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थे। 16वीं सदी में हम दूसरे नंबर पे थे, फिर 17वीं सदी में काफ़ी समय तक पहले नंबर पे थे। तो ईसा के बाद की मैं बात करूं तो 1700 सालों में लगभग 1600 साल हम सबसे बड़ी इकोनॉमी रहे। अमेरिका कितने दिन तक दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी रहे? 100 साल भी नहीं। ब्रिटेन कितने दिन? 200 साल भी नहीं। रसिया कितने दिन? 50 साल भी नहीं। हम तो 1700 सालों में से 1600 सालों तक दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी। भारत इनोवेशन की धरती था। यहाँ के नालंदा और तक्षशिला विश्वविद्यालय आप सभी जानते हैं, नालंदा और तक्षशिला विश्वविद्यालय आज के ऑक्सफोर्ड, हार्वर्ड उनके सामने चवन्नी नहीं है। ठीक बात। उस तरह का भारत का नॉलेज बेस्ड सोसाइटी रहा, ज्ञान आधारित समाज रहा, ज्ञान की यहाँ पूजा होती रही, श्रेष्ठ परंपराएं रही, प्रकृति के साथ एक संबद्धता का डेवलपमेंट मॉडल रहा, वैल्यू बेस्ड सोसाइटी रही, मूल्यों पर आधारित समाज रहा, संबंधों की एक निष्ठा रही। इस तरह का एक शानदार सोसाइटी, एक शानदार सोच वाला सोसाइटी जिससे धरती को और मानव सभ्यता को लगातार हम आगे ले जा सकते हैं, उसके जगह में आज पूरा वेस्टर्न मॉडल को अंग्रेज़ों ने और साथ ही साथ कांग्रेस ने उसे स्थापित करके रखा, उस तरह से स्थापित करके रखा जिसके कारण इस देश का बहुत नुकसान हुआ है। इस देश के आत्मा में जो ताकत है उसको भुला दिया गया, इसीलिए हम कहीं ना कहीं पिछड़े रहे, गुलाम रहे। तो उसको पुनः स्थापित करने के लिए भारतीय जनता पार्टी अगर काम करती है तो उसमें किसी को आपत्ति होती तो बड़ा दुर्भाग्यजनक है। अब जैसे इतिहास में ही आप भी NCERT बुक पढ़ें, IAS की तैयारी के समय मैं भी पढ़ा, उधम सिंह जैसा व्यक्तित्व जिन्होंने जनरल डायर को जाके ब्रिटेन में मारा, लंदन में जाके मारा, इंग्लैंड में जा कर के मारा, उसको पासपोर्ट नहीं बन पाया उसका। वो आदमी कमिटमेंट देखिए कि वो चलते चलते, अभी एक मूवी आई थी लास्ट ईयर मैं देख रहा था उनके ऊपर, तो वो पैदल और कहीं घोड़े से कहीं किस से चलते 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 साइबेरिया से होते हुए बिना पासपोर्ट के वो आदमी बचते बचते वहाँ इंग्लैंड पहुँचा और वहाँ पे सालों रहा और जनरल डायर को मारा। उस व्यक्ति के अगर बारे में NCERT अगर एक लाइन लिख कर की तीसरी कर देती है तो इस देश के इतिहास के साथ तो मैं दुर्भाग्य ही कहूँगा। इसी तरह से पूरे क्रांतिकारी आंदोलन को इस देश के इतिहास में बहुत सारे लोगों का की बहुत बड़ी भूमिका रही है। उन सब को भी अगर अच्छी भूमिका इस देश के इतिहास के निर्माण में रही है तो उनको सामने लाना कोई बुरी बात मैं नहीं मानता। राहुल गांधी जी जब भारत जोड़ो यात्रा के बाद उनसे एक प्रश्न किया तो वो उन्होंने कहा कि अब राहुल गांधी है ही नहीं। ये शायद आपने भी देखा होगा और एक आरोप भी उन्होंने मीडिया को कहा कि भाई आप लोगों को सच तो दिखता नहीं है। और अब वो राहुल गांधी नहीं रहा, शायद ये रहा होगा कहने का उनका आशय। लेकिन अब आप लोग कहते थे कि उनको भारत का कितना ज्ञान है, उन्होंने भारत कितना देखा है, तो अभी तो वो रिवर्स में, वैसे तो कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत एक है, लेकिन उन्होंने कन्याकुमारी से कश्मीर तक की यात्रा की तो खूब भारत को समझा होगा, समझ बड़ी होगी। उसके बाद जो पॉइंट्स उन्होंने उठाए कि भाई देश में किसान बहुत परेशान है, मज़दूर बहुत परेशान है और इन लोगों के साथ न्याय नहीं हो रहा है, और भारतीय जनता पार्टी पे खासकर ये आरोप लगाते हैं कि ये व्यवसायियों की पार्टी। देखिए, पहली चीज़ तो आपने जो आखिरी बात बोली उसका मैं जवाब दूं। अगर करोड़ों लोगों के जनधन खाते खुलते हैं, अगर करोड़ों लोगों को लाखों करोड़ रुपए DBT के माध्यम से ट्रांसफ़र किया जाता है, अगर गरीबों का करोड़ों की संख्या में आवास बनाया जाता है, हर घर तक नल का जल पहुंचाया जाता है, 5 लाख के स्वास्थ्य की बीमा की राशि दी जाती है, किसानों को फसल का बीमा दिया जाता है, MSP पे सीधा 50% की किसानों के लिए वृद्धि की जाती है, 1 लाख करोड़ रुपए के सिंचाई के परियोजनाओं को तुरंत फिनिश किया जाता है, पूर्ण किया जाता है। तो ये क्या मतलब व्यवसायियों की पार्टी हुई? भारतीय जनता पार्टी गरीबों की पार्टी है
और इस देश को आगे बढ़ाने के लिए हर एक की ऊर्जा पे, चाहे वो टैक्स पेयर हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे कोई भी हो, उन सब की ऊर्जा को भी साथ में लेकर चलना चाहती है। भारत को अगर आगे बढ़ाना है तो सबको लेकर साथ में चलना पड़ेगा, और जो गरीब हैं, जो ज़रूरतमंद हैं, अंत्योदय हमारा मूल सिद्धांत है, उसके अनुसार हम काम करते हैं, ये महत्वपूर्ण बात है। रहा सवाल राहुल गांधी जी का कि भारत को उन्होंने कितना समझा, मैं तो, आप भी मानेंगे इस बात को, मैं भी मानूंगा। मान लीजिए मैं एक कलेक्टर के रूप में हूँ या एक राजनेता के रूप में हूँ, तो उस दृष्टिकोण से अगर कहीं पे यात्रा करता हूँ, पूरे चकाचौंध के साथ अपने अनुयायियों से घिरे हुए, बड़ी बड़ी मालाएं पहनते हुए अगर मैं चलता हूँ, तो मुझे नहीं लगता कि मैं सही मायनों में भारत को समझ पाऊँगा। जो एक देखिए, राहुल गांधी जी की बहुत सारी दिक्कतों को मैं उनके नहीं, लेकिन वो परिवार से जुड़ा मानता हूं। उनको बहुत प्रचारित किया गया कि उनकी फिटनेस बहुत अच्छी है, उन्होंने हाफ टी शर्ट में पूरी यात्रा की है सर। ठीक है, फिटनेस तो जो हो जैसे हो, है ना, यहाँ कोई बाहुबली तो देश चलाने के लिए चाहिए नहीं, और अगर ऐसा ही मतलब बात रहता तो कोई बाहुबली को लाया जाता देश चलाने के लिए। एक चीज़, दूसरी चीज़ मैं बोलना चाहता हूँ कि जैसे देश को समझने की बात है, जैसे आपने अपना जीवन जिया होगा, कहीं पैदा हुए होंगे, आपके पेरेंट्स रहे होंगे, आपका परिवेश रहा होगा, आपका स्कूल रहा होगा, वहाँ से आगे बढ़े होंगे। ऐसा मैं भी एक गांव में पैदा हुआ, वहाँ पला बढ़ा, और 7.5 साल की उम्र में अपने पिताजी को खो दिया था। वहाँ से पढ़ते पढ़ते आगे बढ़ते बढ़ते आगे बढ़ाऊँ। तो ये जो यात्रा रहती है जीवन की, जो प्रारंभिक मौलिक यात्रा रहती है, उससे व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्माण होता है, मुझे ये लगता है। अब जैसे राहुल गांधी जी, कोई बात, कोई भी जो टंग का स्लिप होना है, जीभ का स्लिप होना है, वो सबके लिए नॉर्मल है। लेकिन आप हों कि मैं हूँ कि यहाँ पर जो हमारे कैमरामैन साथी हैं, कोई भी आटे के लिए लीटर नहीं बोल सकता, क्योंकि उसका जीवन उस तरह से नहीं, उसका जीवन, उसने आटे देखा है, आटे का वैल्यू उसको पता है, वो खुद आटा खरीदने गया है, उसके माता पिता बहन भाई गए हैं। लेकिन जिसकी ना दाई आटा खरीदने गई, ना जिसका माई आटा खरीदने गई, ना जिसकी बहन आटा खरीदने गई, ना जिसका जीजा रॉबर्ट वाड्रा कभी आटा खरीदने गया, वही आटे को लीटर बोल सकता है। स्लिप ऑफ टंग तो किसी का भी हो सकता है, लेकिन आपका मेरा कभी भी आटे के लिए लीटर नहीं निकल सकता। ये राहुल गांधी जी की मौलिक समस्या है। तो आपको जो कांग्रेस उनके अंदर एक युग दृष्टा और वैश्विक स्तर के नेता का वो देखती है प्रतिबिंब, और आप कह रहे हो कि वो मतलब लीटर मीटर में अगर वो आटा नापते हैं तो इसका मतलब है कि उनका ज़मीनी ज्ञान शून्य और वो भारत को नहीं समझते। लेकिन कांग्रेस ही तो है जिसने गरीबी हटाओ, वो कहते हैं 70 सालों में तो हम ही ने तो देश बनाया है, आप लोग तो जो बनाया है उसको एंजॉय कर रहे हैं। देखिए, ये देश तो ना, कांग्रेस का तो निर्माण एलन ऑक्टेवियन ह्यूम नामक अंग्रेज ने 1885 में 28 दिसंबर के दिन में किया था। और वो अगर क्लेम करते हैं कि भारत बनाए हैं तो ये बिल्कुल गलत बात है। भारत तो हजारों सालों से है, और एक स्वर्णिम युग के रूप में, अभी हमने जिक्र किया कि 1700 सालों में से 1600 सालों तक दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, तो भारत को भारत बनाया वो अगर क्लेम करते हैं कांग्रेस, तो पूरी तरह से गलत है। भारत को आज़ादी के बाद आगे ले जाने की जहाँ तक बात है, तो जो कांग्रेस पहले आज़ादी की लड़ाई लड़ रही थी अंग्रेज़ों के खिलाफ, वो कांग्रेस को मैं अलग मानता हूँ। उस समय सभी विचारधारा के लोग कांग्रेस के मंच पर खड़ा होते थे, क्योंकि अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई थी और आज़ादी के लिए लड़ाई थी। और जैसे ही देश आज़ाद हुआ तो गांधी जी की इच्छा थी, उनकी स्पष्ट मान्यता थी कि इस संस्था का सामाजिक उपयोग होना चाहिए, न कि राजनीतिक, क्योंकि जो राजनीतिक उद्देश्य था अंग्रेजों को भगाना, स्वतंत्रता प्राप्त करना, वो तो 1947 में पूरा हो गया था। लेकिन उस षड्यंत्र के तहत उस कांग्रेस का लंबे समय तक राजनीतिक दुरुपयोग हुआ, और आज जो एक्चुअल में भारत को जिस दिशा में बिल्डअप करने की, न्यू इंडिया के निर्माण की, भारत को एक डेवलप्ड कंट्री बनाने की, भारत को जगत गुरु बनाने का काम की बात है। अब दुनिया के बहुत सारे देशों को देख लीजिए, 70 सालों में जो कांग्रेस का टाइम रहा, उसमें भारत काफ़ी पीछे रह गया, और मूल रूप से उनको वोट बैंक की सत्ता की राजनीति से ही लेना देना। कहीं पर भी आज कांग्रेस की सरकार को आप देखेंगे, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, चाहे आप कर्नाटक अगर आता है तो कर्नाटक में भी आप देखेंगे, तो समझ में आ जाता है कि देश का विकास क्यों नहीं हुआ। जिस तरह से सरकारें चलती हैं, देश की सरकारों को ठीक से भी चलाया होता, दक्षिण कोरिया का उदाहरण ले लीजिए, सिंगापुर का उदाहरण ले लीजिए, तो देश बहुत आगे निकल चुका होता। आज मोदी जी के लीडरशिप में ही देश का निर्माण सही मायनों में हो रहा है, जो न्यू इंडिया का निर्माण। वो ये भी आरोप लगाते हैं कि आप तो ऐसा प्रोजेक्ट करते हो कि जैसे सही मायनों में जो है देश का नवनिर्माण आप कह भी रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी कहती भी है कि नवनिर्माण है, आत्मनिर्भर भारत का नवनिर्माण है, कि 2014 के बाद से ही सही मायनों में ये चीज़ें सकारात्मक रूप से आगे बढ़ी हैं। उसके पहले तो जैसे कुछ हो नहीं रहा था। 2014 के पहले जो हो रहा था
वो 2G घोटाला हो रहा था, 3G घोटाला हो रहा था, कॉमनवेल्थ हो रहा था, कोलगेट हो रहा था। इस तरह से देश को एक बर्बादी के रास्ते पे लेके जा रहे थे। एक उदाहरण देता हूँ आपको बैंकिंग सिस्टम का। किसी भी देश की रीढ़ होती है वित्तीय व्यवस्था। 1947 से 2008 तक, ये कितने साल हुए? 61 साल हुए। इन 61 सालों में पूरे बैंकिंग व्यवस्था के द्वारा भारत के 18 लाख करोड़ रुपए का लोन दिया गया था। और 2008 से 2014 के जो 6 साल मात्र थे UPA 2 का मूल रूप से समय, उन 6 सालों में 16 लाख करोड़ रुपए का लोन दे दिया गया। नीरव मोदी, विजय माल्या, दुनिया भर का जितना भी लोन हुआ, यस बैंक की कहानी, राणा कपूर, ये सारे उसी समय हुए। और राणा कपूर ने 2 करोड़ रुपए में प्रियंका गांधी से चेक देकर एक पेंटिंग खरीदी थी। आपको पता होगा, वो चेक की कॉपी मेरे पास पड़ी हुई है, उसका फोटोग्राफ। तो इस तरह से पूरे बैंकिंग व्यवस्था का सत्यानाश किया गया। हर चीज़ को इस तरह से इन्होंने बर्बाद करने का काम किया। और एक्चुअल में 2014 के बाद, मैंने पहले भी कहा कि नरेंद्र मोदी जी राजनीतिक स्वार्थ से ऊपर उठकर ये राजनीतिक स्वार्थ की कीमत पर देश को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। और उसके परिणाम आने वाले दशकों में और तेज़ी से दिखाई देंगे। जैसे मैं एक रिन्यूएबल एनर्जी का उदाहरण देता हूँ। आप कच्छ चले जाइए, कच्छ में एक सिंगल प्रोजेक्ट किया जा रहा है। कच्छ के मरुस्थल में, रेगिस्तान में, अहमदाबाद शहर जो है उसके क्षेत्रफल से 1.5 गुना क्षेत्रफल पर केवल सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा के लिए काम किया जा रहा है। और 34,000 मेगावाट बिजली का प्रोडक्शन एक सिंगल प्रोजेक्ट से होगा। उसमें जो वायर लग रहे हैं उसमें धरती का 7 राउंड हो सकता है। और धरती का 7 राउंड उसमें हो सकता है। और 1.5 लाख करोड़ रुपए का सिंगल प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट हो रहा है। ये क्यों हो रहा है? सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, हो सकता है कि उससे हमको वोट के मामले में, वोट बैंक की राजनीति की दृष्टि से एक वोट ना मिले 1.5 लाख करोड़ रुपए लगाकर। लेकिन अगर भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है, अगर भारत को आत्मनिर्भर बनाना है, तो हमको परंपरागत ऊर्जा स्रोतों से निर्भरता को कम करनी होगी। इसलिए नरेंद्र मोदी जैसा लीडरशिप, ऐसे हजारों एग्जाम्पल मैं आपको दे सकता हूँ। अंतिम और महत्वपूर्ण प्रश्न सर, बतौर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, आप 2023 और 24 में भारतीय जनता पार्टी को छत्तीसगढ़ और राष्ट्र में कहाँ देखते हैं? 2023 में भी भारतीय जनता पार्टी की स्पष्ट बहुमत की सरकार बनेगी। छत्तीसगढ़ हो, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, तेलंगाना हो। और 2024 में भी भारतीय जनता पार्टी की और भी ऐतिहासिक बहुमत के साथ सरकार बनेगी। इसको लेकर मैं पूर्णतः विश्वस्त हूँ। और उसके लिए हम 365 दिन 24 घंटा इस उद्देश्य के लिए अपने प्राणपण के साथ सभी लोग प्रयास कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का एक एक नेता, एक एक कार्यकर्ता एक सिपाही की तरह अपनी भूमिका निभा रहा है। कुछ कर गुजरने के लिए मौसम नहीं मन चाहिए, साधन सभी जुट जाएंगे, संकल्प का धन चाहिए। सब था, संकल्प नहीं था। और वो संकल्प शक्ति 2014 के बाद देश ने देखी है। भारतीय जनता पार्टी उसी संकल्प शक्ति के साथ आगे बढ़ रही है। और कभी संकल्प के कुछ दूसरे विकल्प भी हो जाते हैं, लेकिन उससे भारतीय जनता पार्टी विचलित नहीं है। भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि वो जिस ध्येय के साथ जिस पथ पर आगे बढ़ रही है, जनता उसे समझेगी। सर, तमाम सारे पहलुओं पर आपके चिर परिचित, हंसमुख और सहज अंदाज में आपके विचार हमारे साथ साझा किए आपने। आपके विचार दर्शकों तक पहुँचे, आपका बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। धन्यवाद आपका भी नवीन जी। धन्यवाद सभी दर्शक साथियों का।